आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि कुछ लोग मतलब आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र क्यों महसूस करते हैं, जबकि बाकी लोग जैसे पेचेक टू पेचेक जीने को मजबूर होते हैं? हमारे पास आज रॉबर्ट टी कियोसाकी की किताब 21वीं सदी का व्यवसाय के कुछ अंश हैं जो इसी सवाल की गहराई में जाते हैं। ये अंश खास तौर पर उन लोगों के लिए लिखे गए हैं जो आज की अनिश्चित आर्थिक दुनिया में अपने भविष्य को लेकर थोड़े चिंतित हैं और नए रास्ते तलाश रहे हैं। इस चर्चा का मकसद इन विचारों को समझना है। पैसा असल में कैसे काम करता है और क्या आज के दौर में वाकई आर्थिक स्वतंत्रता पाने के नए तरीके मौजूद हैं? तो चलिए देखते हैं इन पन्नों में क्या छिपा है। किताब की शुरुआत थोड़ी कह सकते हैं चिंताजनक तस्वीर पेश करती है। लगता है जैसे आर्थिक दुनिया के पुराने नियम अब काम नहीं कर रहे हैं और जो नौकरियां कर तक सुरक्षित मानी जाती थी वो आज दांव पर लगी हैं। क्या वाकई हालात इतने बदल गए हैं? हाँ, किताब इसी बदली हुई हकीकत से शुरू होती है। पिछले कुछ दशकों में और खासकर वो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, उसके आसपास दुनिया भर में और विशेषकर अमेरिका जैसे विकसित देशों में आर्थिक अस्थिरता का माहौल रहा। हमने वैश्वीकरण के असर देखे, नौकरियों की आउटसोर्सिंग, बड़ी कंपनियों में छटनी, बढ़ते कर्ज और वो सब प्राइम मॉर्गेज संकट, यानी वो जोखिम भरे होम लोन जो चुकाए नहीं जा सके। हाँ, जिसने पूरा बैंकिंग सिस्टम हिला दिया था। बिल्कुल, और पॉन्जी स्कीम्स जैसी निवेश धोखाधड़ी की खबरें भी सुनी। इसका नतीजा ये हुआ कि 2009 के आखिर तक अमेरिका में बेरोजगारी, मेरा मतलब है 10% के चिंताजनक स्तर को पार कर गई थी। और जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कुछ उद्योगों तक सीमित नहीं था। हेल्थ केयर जैसे मजबूत माने जाने वाले क्षेत्र भी प्रभावित हुए। एक सर्वेक्षण में तो 60% अमेरिकियों ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आर्थिक संकट माना था। लोगों की रिटायरमेंट बचत वो तो जैसे हवा हो गई, घरों की कीमतें गिर गईं, एक तरह से वो पुरानी सुरक्षा की भावना गायब सी हो गई। बिल्कुल, सिर्फ नौकरी जाना ही नहीं बल्कि कई मामलों में काम के घंटे कम होना या सैलरी में कटौती भी आम बात हो गई है। किताब इस बात पर जोर देती है कि नौकरी की सुरक्षा अब काफी हद तक एक कह सकते हैं भ्रम बन चुकी है। वो पुरानी सलाह स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड लाओ और एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, वो अब उतनी कारगर नहीं रही। मतलब जब जनरल मोटर्स जैसी विशाल और शक्तिशाली कंपनी दिवालिया हो सकती है तो ये साफ संकेत है कि औद्योगिक युग के नियम अब पूरी तरह लागू नहीं होते। लेखक तो कहते हैं कि वो 2001 से ही इस तरह की आर्थिक उथल-पुथल की चेतावनी दे रहे थे। उनका मानना था कि हमारी शिक्षा प्रणाली हमें पैसे की असल दुनिया के लिए तैयार ही नहीं करती। म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार पर आंख बंद करके भरोसा करने के खतरों की बात भी उन्होंने पहले की थी। हाँ, और इसकी जड़ें और भी गहरी बताई गई हैं। 1971 में जब अमेरिकी डॉलर का सोने से संबंध टूटा, अच्छा, मतलब स्वर्ण मानक खत्म हुआ, तो सरकारों के लिए बिना ठोस आधार के ज्यादा नोट छापना आसान हो गया। इससे कागजी संपत्ति का मूल्य तो बढ़ा, लेकिन असल में एक आर्थिक बुलबुला तैयार हो रहा था जो आखिरकार 2007-8 में फटा। इसका सीधा असर लाखों लोगों की रिटायरमेंट योजनाओं, पेंशन और नौकरियों पर पड़ा। नतीजा, गरीबी रेखा के नीचे जीने वालों और 65 साल के बाद भी काम करने को मजबूर लोगों की संख्या बढ़ी है। तो अगर पारंपरिक नौकरी वाला रास्ता अब उतना सुरक्षित नहीं रहा, तो फिर विकल्प क्या है? यहीं पर किताब कैश फ्लो क्वाड्रेंट का जिक्र करती है। ये सुनने में दिलचस्प लगता है। ये क्वाड्रेंट आखिर है क्या? ये एक बहुत ही शक्तिशाली फ्रेमवर्क है। ये बताता है कि लोग पैसा कैसे कमाते हैं और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनकी सोच या माइंडसेट क्या होती है। इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है जिन्हें ई, एस, बी और आई अक्षरों से दर्शाया गया है। ई, एम्प्लॉय, कर्मचारी। ये वो लोग हैं जो किसी और के लिए काम करते हैं, यानी नौकरी करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा मूल्य है सुरक्षा। ओके, सिक्योरिटी। हाँ, हमारी शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से इसी क्वाड्रेंट के लिए तैयार करती है। एस, सेल्फ एम्प्लॉयड स्मॉल बिजनेस, स्वनियोजित या छोटा व्यापारी। ये खुद के मालिक होते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, फ्रीलांसर या छोटे दुकानदार। इनका मूल मंत्र होता है स्वतंत्रता या खुद का बॉस बनना। लेकिन किताब का तर्क है कि ये असल में अपनी नौकरी के नहीं बल्कि अपने काम के गुलाम होते हैं। अच्छा, गुलाम कैसे? मतलब अगर ये काम नहीं करेंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा, इनकम रुक जाती है। बी, बिजनेस ओनर, व्यवसाय स्वामी। ये लोग एक बड़ा सिस्टम या बिजनेस बनाते हैं, आमतौर पर 500+ कर्मचारी वाला, जो उनके बिना भी चल सके। सिस्टम जो उनके लिए काम करे और पैसा कमाए।
इनका फोकस दौलत निर्माण यानी वेल्थ क्रिएशन पर होता है। आई, इन्वेस्टर, ये पैसे से पैसा बनाते हैं। ये अपने पैसे को काम पर लगाते हैं, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक, बॉन्ड या व्यवसायों में निवेश करके। इनका लक्ष्य होता है आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम। वाह, तो ये सिर्फ अलग अलग काम नहीं बल्कि पैसे कमाने के पीछे की पूरी मानसिकता और मूल्यों का फर्क है। किताब कहती है कि ज्यादातर लोग ई और एस क्वाड्रेंट में हैं, यानी बाईं तरफ, हाँ, लेफ्ट साइड। जबकि सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता दाईं तरफ यानी बी और आई क्वाड्रेंट में मिलती है। इसका मतलब क्या सिर्फ नौकरी बदलना काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। एक क्वाड्रेंट से दूसरे में जाना, खासकर बाईं तरफ ईएस से दाईं तरफ बी आई जाना, सिर्फ पेशा बदलना नहीं है। ये अपनी सोच, अपने मूल्यों, अपने डर और अपेक्षाओं को बदलने जैसा है। पूरा माइंडसेट शिफ्ट। और बी या आई मानसिकता अपनाएं। किताब उद्यमी बनने पर यानी बी क्वाड्रेंट में जाने पर काफी जोर देती है, लेकिन आज के मुश्किल आर्थिक दौर में नया बिजनेस शुरू करना तो और भी जोखिम भरा लगता है ना? हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन किताब एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करती है। उसका तर्क है कि आर्थिक मंदी या अनिश्चितता का दौर वास्तव में उद्यमिता के लिए सबसे अच्छा समय हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब पुराने तरीके काम करना बंद कर देते हैं तो लोग नए और बेहतर समाधान खोजने के लिए मजबूर होते हैं। सच्चे उद्यमी अक्सर ऐसे ही समय में उभरते हैं। सोचिए, डिज्नी और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी आर्थिक रूप से मुश्किल दौर में ही शुरू हुई थी। हाँ, ये तो है। अनिश्चितता हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर कुछ नया और बड़ा सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन क्या हर कोई उद्यमी बन सकता है? क्या इसके लिए कोई खास गुण चाहिए, बहुत सारा पैसा या कोई एमबीए डिग्री? नहीं, किताब इस मिथक को तोड़ती है। कहती है कि उद्यमी पैदा नहीं होते, वे बनते हैं। सबसे जरूरी चीज है हिम्मत और इच्छा शक्ति। अपनी अंदरूनी प्रतिभा को पहचानने, उसे निखारने और दुनिया के साथ साझा करने की हिम्मत। लेखक अपने हेयर स्टाइलिस्ट दोस्त का उदाहरण देते हैं, या अपनी पत्नी का, जो पहले फ्लाइट अटेंडेंट थी। अच्छा। और उन्होंने सफल व्यवसाय खड़े किए। शुरुआत में बहुत पैसा या फैंसी डिग्री होना जरूरी नहीं है। जो चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है वो है सीखने की तीव्र इच्छा और गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने का जज्बा, वो रेजिलियंस। यहीं पर शायद असली दुनिया की व्यावसायिक शिक्षा का महत्व आता है, जिसका जिक्र किताब में बार बार है। यह उस शिक्षा से कैसे अलग है जो हमें स्कूल या कॉलेज में मिलती है? हाँ, लेखक 3 तरह की शिक्षाओं में साफ अंतर बताते हैं। पहला, स्कूली शिक्षा, जो हमें पढ़ना, लिखना और बुनियादी अकादमिक ज्ञान देती है, बेसिक। दूसरा, पेशेवर शिक्षा, जो हमें किसी खास पेशे के लिए तैयार करती है ताकि हम पैसे के लिए काम कर सकें, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील। ये मुख्य रूप से ई और एस क्वाड्रेंट के लिए है। तीसरा, वित्तीय शिक्षा। ये वो शिक्षा है जो हमें सिखाती है कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करे, मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाए। ये बी और आई क्वाड्रेंट के लिए अनिवार्य है। किताब का तर्क है कि सच्ची दौलत और स्वतंत्रता के लिए वित्तीय शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन ये मिलती कहाँ है? वही तो विडंबना ये है कि यही वो शिक्षा है जो हमें पारंपरिक स्कूलों या यहाँ तक कि बिजनेस स्कूलों में भी शायद ही कभी मिलती है। और इसी वित्तीय शिक्षा और बी क्वाड्रेंट की ओर जाने के रास्ते के तौर पर किताब एक खास मॉडल को 21वीं सदी का व्यवसाय कहती है, नेटवर्क मार्केटिंग। ये मॉडल आखिर है क्या और इसे इतना महत्व क्यों दिया गया है? नेटवर्क मार्केटिंग, जिसे डायरेक्ट सेलिंग या MLM भी कहते हैं, एक ऐसे बिजनेस मॉडल है जिसमें कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को बेचने के लिए वो पारंपरिक विज्ञापन या रिटेल स्टोर पर भारी खर्च करने के बजाय इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के एक नेटवर्क पर निर्भर करती हैं। ओके, मतलब लोगों का एक नेटवर्क। हाँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स 2 मुख्य तरीकों से आय अर्जित करते हैं। एक, सीधे ग्राहकों को उत्पाद बेचकर कमीशन कमाते हैं, और दूसरा, वो अपने जैसे और डिस्ट्रीब्यूटर्स को बिजनेस में शामिल करते हैं और अपनी डाउनलाइन बनाते हैं, और फिर उनकी टीम द्वारा की गई बिक्री पर भी उन्हें एक हिस्सा या बोनस मिलता है। तो इसका मुख्य आकर्षण क्या है? किताब इसे 21वीं सदी का व्यवसाय क्यों मानती है? किताब इसके कई पहलू गिनाती है, लेकिन मुख्य रूप से इसे एक ऐसे साधन के तौर पर देखा गया है जो आम आदमी को कम जोखिम और कम लागत में बी क्वाड्रेंट की ओर ले जा सकता है। कुछ मुख्य बातें जो उभर कर आती हैं: कम एंट्री बैरियर। देखिए,
पारंपरिक बिजनेस या फ्रेंचाइजी शुरू करने में भारी निवेश लगता है। हाँ, लाखों करोड़ों लग जाते हैं। बिल्कुल, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस अक्सर बहुत कम शुरुआती लागत में शुरू किया जा सकता है, कई बार तो सिर्फ कुछ हजार रुपए में। पैसिव इनकम की संभावना, यह शायद सबसे बड़ा आकर्षण है। पैसिव इनकम यानी बिना सक्रिय काम किए भी पैसा आना? हाँ, नौकरी या स्वरोजगार में आप जब तक काम करते हैं पैसा आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में यदि आप एक मजबूत और एक्टिव टीम बना लेते हैं तो उनकी बिक्री से आपको लगातार आय आ सकती है, भले ही आप उस समय खुद सीधे तौर पर बिक्री ना कर रहे हो। ये एक सिस्टम बनाने जैसा है जो आपके लिए पैसा कमाए। असली दुनिया की बिजनेस शिक्षा। किताब कहती है कि अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं सिखाती। अच्छा, और क्या सिखाती हैं? वे उद्यमिता के जरूरी गुण विकसित करने में मदद करती हैं, जैसे पॉजिटिव सोच, रिजेक्शन के डर पर काबू पाना, कम्युनिकेशन स्किल्स, लोगों के साथ काम करना, टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग और सबसे महत्वपूर्ण पैसे का मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट के बुनियादी सिद्धांत। ये तो काफी महत्वपूर्ण स्किल्स हैं। बिल्कुल, पर्सनल ग्रोथ। ये बिजनेस आपको अपने दायरे से बाहर निकलने, कॉन्फिडेंस बढ़ाने, लीडरशिप क्षमता विकसित करने और डर का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। आपकी सफलता काफी हद तक आपके व्यक्तिगत विकास पर निर्भर करती है। स्केलेबिलिटी और लिवरेज। आप सिर्फ अपनी मेहनत से नहीं कमाते, बल्कि अपनी पूरी टीम की मेहनत का लाभ उठाते हैं। इसे कहते हैं लिवरेज। लिवरेज मतलब दूसरों के प्रयास का लाभ उठाना। हाँ, जैसे जैसे आपका नेटवर्क बढ़ता है, आपकी आय की संभावना भी बढ़ती है। इसे कहते हैं बिजनेस को स्केल करना। समान सोच वाला समुदाय और गाइडेंस। आपको अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन मिलता है और ऐसे लोगों का साथ मिलता है जो पॉजिटिव सोच रखते हैं और समान लक्ष्य साझा करते हैं। एक कम्युनिटी मिलती है। हाँ, ये सब सुनने में तो काफी आकर्षक लगता है, खासकर वो पैसिव इनकम और बिजनेस शिक्षा वाली बात। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अक्सर कुछ सवाल और आलोचनाएं भी सुनने को मिलती हैं, जैसे कि क्या इसमें सफलता दर बहुत कम होती है, या क्या कुछ कंपनियां पिरामिड स्कीम की तरह काम करती हैं? क्या स्रोत इन चिंताओं पर भी बात करते हैं? ये सच है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर आलोचनाएं और गलतफहमियां रही हैं, और यकीनन हर कंपनी एक जैसी नहीं होती। कुछ में सफलता दर कम हो सकती है और कुछ एक अनैतिक मॉडल भी हो सकते हैं जिन्हें पिरामिड स्कीम कहते हैं, जहां फोकस सिर्फ भर्ती पर होता है, असली प्रोडक्ट पर नहीं। हालांकि ये स्रोत मुख्य रूप से एक अच्छी और सही नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के फायदों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनका तर्क है कि ये मॉडल अपने आप में बुरा नहीं है, बल्कि इसका क्रियान्वयन महत्वपूर्ण है। किताब इस बात पर जोर देती है कि नेटवर्क मार्केटिंग का असली काम सिर्फ उत्पाद बेचना नहीं, बल्कि लोगों का एक नेटवर्क बनाना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। शक्ति उत्पादों में उतनी नहीं जितनी नेटवर्क के लेवरेज में है। अच्छा, तो असली एसेट वो नेटवर्क है। बिल्कुल। ये एक ऐसा रास्ता है जो ई या एस क्वाड्रेंट की व्यक्ति को बी क्वाड्रेंट की मानसिकता और स्किल सेट सिखा सकता है। क्या कोई जाने माने विशेषज्ञ या निवेशक भी इस मॉडल की क्षमता को मानते हैं? हाँ, किताब में जिक्र है कि मैनेजमेंट गुरु टॉम पीटर्स जैसे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग की क्षमता की सराहना की है। बिल्कुल। और दुनिया के सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफे, उन्होंने भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में निवेश किया है और कुछ के तो वे मालिक भी हैं। अरे वाह, वॉरेन बफे भी? हाँ, और कई बड़ी और स्थापित कंपनियां जैसे सिटी ग्रुप, लॉरियल वगैरह भी किसी न किसी रूप में इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का उपयोग करती हैं या इससे जुड़ी रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कुछ लोगों का माना हुआ मॉडल है, इसे व्यापार जगत में भी पहचान मिली है। किताब में एक और बुनियादी सिद्धांत पर बहुत बल दिया गया है, संपत्ति बनाना, खासकर पैसिव इनकम के संदर्भ में। संपत्ति और दायित्व में क्या फर्क बताया गया है, ये समझना क्यों जरूरी है? ये कियोसाकी के दर्शन का कह सकते हैं मूल आधार है और समझना बेहद जरूरी है। परिभाषा बहुत सरल रखी गई है। संपत्ति, एसेट, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब में पैसा डाले। सिंपल। दायित्व, लाइबिलिटी, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी जेब से पैसा निकाले। ये परिभाषा तो थोड़ी चौंकाने वाली है, खासकर जब हम अपने घर के बारे में सोचते हैं। आमतौर पर तो घर को सबसे बड़ी संपत्ति माना जाता है। हाँ, यहीं पर पारंपरिक सोच को चुनौती दी गई है। किताब के अनुसार आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं वो तकनीकी रूप से एक दायित्व है, संपत्ति नहीं। दायित्व? लेकिन क्यों? क्योंकि हर महीने वो आपकी जेब से पैसा निकालता है। होम लोन की किस्त, प्रॉपर्टी टैक्स, बीमा, मरम्मत का खर्च। हाँ, ये तो है।
जब तक वो घर आपके लिए आय उत्पन्न नहीं कर रहा, जैसे किराए से, तब तक वो एक खर्चा है, लायबिलिटी है। असली संपत्ति वो है जो आपके लिए कैश फ्लो उत्पन्न करे, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, डिविडेंड देने वाले स्टॉक या फिर आपका अपना व्यवसाय जो मुनाफा कमाए। तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग को संपत्ति बनाने से कैसे जोड़ा गया है? जब आप एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस खड़ा करते हैं और एक टीम बनाते हैं जो बिक्री कर रही है, तो आप सिर्फ कमीशन नहीं कमा रहे होते हैं, आप धीरे धीरे एक संपत्ति का निर्माण कर रहे होते हैं। मतलब बिजनेस खुद एक एसेट बन जाता है। एग्जैक्टली। आपका नेटवर्क, आपका बिजनेस सिस्टम एक ऐसी संपत्ति बन सकता है जो आपके लिए निष्क्रिय आय उत्पन्न करे, यानी पैसा आपकी जेब में डाले, भले ही आप उस पल सक्रिय रूप से काम ना कर रहे हो। ये आपको ई या एस क्वाड्रेंट से निकालकर बी क्वाड्रेंट में लाता है, जहां आप सिर्फ काम नहीं करते बल्कि संपत्ति के मालिक होते हैं। तो संक्षेप में हमने रॉबर्ट कियोसाकी की 21वीं सदी का व्यवसाय के नजरिए से देखा कि आर्थिक दुनिया बदल रही है। पुरानी नौकरी की सुरक्षा वाली सोच अब उतनी भरोसेमंद नहीं रही है, और अगर सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता चाहिए तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बाईं तरफ कर्मचारी स्वनियोजित से निकलकर दाईं तरफ व्यवसाय स्वामी निवेशक जाने की जरूरत है। बिल्कुल। इसके लिए उद्यमिता एक शक्तिशाली रास्ता है, लेकिन उसके लिए पारंपरिक शिक्षा काफी नहीं है। वित्तीय साक्षरता और एक अलग माइंडसेट विकसित करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग को एक ऐसे संभावित साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो कम लागत और कम जोखिम में न केवल पैसिव इनकम बनाने का अवसर दे सकता है, बल्कि वो प्रैक्टिकल व्यावसायिक शिक्षा और व्यक्तिगत विकास भी प्रदान कर सकता है, जो बी क्वाड्रेंट में सफलता के लिए जरूरी है। यह सिर्फ पैसे से जुड़ा मामला नहीं है, यह अपने जीवन की दिशा तय करने, डर पर काबू पाने और अपनी क्षमताओं को विकसित करने के बारे में भी है। आज की इस चर्चा से एक विचार मन में कौंध रहा है, अंतिम विचार। अगर पुराने आजमाए हुए रास्ते अब उतने सुरक्षित नहीं रहे जैसा कि ये स्रोत बताते हैं, तो अपनी आर्थिक नियति की जिम्मेदारी पूरी तरह से खुद लेने का मतलब क्या है? और अगर हम वाकई ये जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, तो वो पहला छोटा लेकिन ठोस कदम क्या हो सकता है जो हम आज उठा सकते हैं, ताकि हम सिर्फ सोचने से आगे बढ़कर कुछ करना शुरू करें? इस पर विचार किया जा सकता है।